अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हमने जो थे वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपके साथ एक जिप फाइल शेयर की है ग्रुप में, PP-124। तो अब ये इसमें मैं क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। डिस्क्राइब कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स। व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स? व्हाट डू कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स सीक? ये 3 जो सवाल हैं ये इस पहली स्लाइड में से हैं, इससे पिछली वाली स्लाइड में से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पैराग्राफ में कौन सा सवाल है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है पहला वो खोल के देखिए। उसके बाद व्हाट इज एथिक्स एक सवाल है, फिर व्हाट इज कंप्यूटिंग एथिक्स एक सवाल है, फिर ये भी 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज कंप्यूटिंग एथिक्स, गिव एग्जांपल, नेम 4 कंप्यूटिंग एथिक्स स्टैंडर्ड्स। ये 4 कंप्यूटिंग एथिक्स स्टैंडर्ड यहाँ पीछे हैं, ये मेरे से हाईलाइट होने से रह गया, ये दोनों आप अपने पास हाईलाइट कर लें। ये जो नेम 4 कंप्यूटिंग एथिक्स स्टैंडर्ड्स हैं ये पिछली स्लाइड में लिखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल है जी व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद व्हाट आर 3 लीगल फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। बाकी स्लाइड्स में से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, तो आपके ये लेक्चर 1 के क्वेश्चंस थे जो आपको बता दिए। उसके बाद हम स्लाइड 1-1 के अंदर आते हैं, 1_1 के अंदर। नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सवाल है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 मैनेजमेंट रूल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन, हाउ कैन एम्प्लॉय बी मोटिवेटेड। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए। लेक्चर नंबर 2 का सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज कैपिटल नीडेड फॉर। नेम एंड एक्सप्लेन फोर्स एंड नेम एंड एक्सप्लेन सोर्स ऑफ फंड्स। 3 सोर्स ऑफ फंड्स, अब आपने उनको लिखना भी है नाम उनका और उनको एक्सप्लेन भी करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजट, बजट क्या है इस पर एक शॉर्ट नोट लिखें। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस, ये कॉस्टिंग प्रोसेस के जो 4 फैक्टर्स हैं वो डायग्राम में भी गिवन है और यहाँ स्लाइड में भी एक्सप्लेन है।
what factors affect costing process, फिर what are two reports covered under annual statement, explain them in detail। जो दो रिपोर्ट्स हैं वो आपकी है पर्सनल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और दूसरी है आपकी इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के ऊपर एक छोटा सा अपने नोट लिखना है। उसके बाद हम एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस में आ जाते हैं। तो सवाल है आपका डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। और फिर ये एक सवाल और ये अहम सवाल है, राइट एंड एक्सप्लेन एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। इसमें आप, ये बड़ा सवाल है और ये ज़्यादा नंबर वाला सवाल है और ये डेफिनेटली पेपर का हिस्सा होगा क्योंकि इसकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बड़ी अहमियत है। शेयर होल्डर, इसको ना सिर्फ आपने ये डायग्राम बनानी है, ना सिर्फ आपने डायग्राम के अंदर ये हेडिंग सही तरीके से लिखनी है सारी, आपने हर हेडिंग को एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद अगला सेक्शन आया था कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स में से मैंने भी कोई सवाल नहीं बनाया और अभी मेरा इरादा भी नहीं है। फिर आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीन किस्म के राइट्स होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट और डिज़ाइन। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये अगली स्लाइड में मैंने रेड कर दिया, ये आपका एक सवाल है इसका। फिर आपके पास अगला सवाल आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ तो आप वीडियो लेक्चर खोल के देख सकते हैं। और उसके बाद एक और जो बहुत अहम सवाल है, वो इस सारे जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े उनका समरी है, वो ये है, कंपेयर कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो ये आपने टेबल पूरा बनाना है, इसके सारे सवाल भी जो यहाँ पे लिखे वो लिखने हैं, उनके आगे जो अल्फाज हैं वो लिखने हैं। ये टेबल पढ़ा है। ये आपकी स्लाइड नंबर 2 एंड हो गई। स्लाइड नंबर 3 का पहला सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, तो वो कौन है जी, एम्प्लॉय रिलेशन पे शॉर्ट नोट लिखा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेबर लॉ, लेबर लॉ पे आप शॉर्ट नोट लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। देखें जो शॉर्ट नोट है ना, उसके अंदर आपको सबसे, जब भी आपको शॉर्ट नोट कहा जाए तो जिस लफ्ज़ का शॉर्ट नोट कहा गया उसकी डेफिनेशन आपने देखनी उसमें है। जो पैराग्राफ होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला ये कि उसकी डेफिनेशन लिखी जाए, उसको सपोर्ट के अंदर सेंटेंस लिखा जाए, सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और उसकी एक एग्जांपल होती है। मेरे लिए ये 3 चीज़ें, क्योंकि शॉर्ट नोट 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, मैं ये देखना कि आपको एम्प्लॉय रिलेशंस का क्या पता है। तो डेफिनेशन पहले आ गई। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे ये एम्प्लॉय हैप्पीनेस, ये एग्जांपल्स दे रहा है उसकी सपोर्ट के अंदर। अगर 2 नंबर का सवाल है तो आपकी डेफिनेशन तो आपको 1 नंबर दे देगी, और जो एग्जांपल है और उसके अलावा कोई भी और आप अपनी तरफ से जो इसमें अहम पॉइंट है वो आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट बेसिकली डेफिनेशन और एग्जांपल पे आपको 1.5 नंबर दे देगा। उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखेंगे तो आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। अब ये स्लाइड्स 6 हैं, इसमें से ये चीज़ें आपने ढूंढनी है। मुझे एक डेफिनेशन चाहिए, मुझे उसकी एक एग्जांपल चाहिए, और उसका एक सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस के आप कोई भी ऐसी बात ढूंढ सकते हैं कि जिसमें एम्प्लॉय रिलेशन की कोई अहमियत बताई हो, या कोई भी अगर टर्म है उसकी अहमियत बताई हो। अब लेबर लॉ है,
अब लेबर लॉ के अंदर आपके पास राइट और शॉर्ट नोट ऑन लेबर लॉ है। तो लेबर लॉ को आप पहले डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के अंदर अंदर आपके पास इसकी टाइप्स भी आएंगी। ये एक अलग सवाल है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। आप ये क्योंकि वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही, तो अभी आप अपने पास भी हाईलाइट कर लो। तो राइट और शॉर्ट नोट ऑन लेबर लॉ के अंदर इसकी डेफिनेशन आ गई, इसकी आपने टाइप्स लिख दी और आपने एक मिसाल दे दी, तो 2 नंबर के काम पूरा हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है राइट व्हाट इज लेबर लॉ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो ये पिछले वाले सवाल का ही जवाब है, लेकिन आपको इस सवाल के अंदर उसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कलेक्टिव लेबर लॉ का क्या मफहूम है और उसमें क्या आता है, और इंडिविजुअल लेबर लॉ का क्या मफहूम है, उसमें क्या आता है। मीनवाइल देखें अभी क्योंकि ये लेक्चर्स इंडिविजुअली प्रिपेयर करके मैंने आपको दिए हुए हैं और वो सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे ये गाइड करूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन, लेट्स सपोज मैंने अगर हाईलाइट नहीं किया तो भी आपके सामने हाईलाइट करूँ। उसके अलावा जो पूरी स्लाइड है उसमें से मैं वो स्लाइड्स आइडेंटिफाई कराऊँ जो अहम है। जिस तरह अभी जो आपका कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो अगर आप कोई पढ़ता भी नहीं है तो उसका मुझे भी इस टाइम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो आपके पेपर का हिस्सा नहीं बनाया। अब सवाल के अंदर डिटेल में क्या लिखना है और क्या चीज़ अहमियत रखती है, वो आपको वो वाला लेक्चर खोल के देखना पड़ेगा। अब मुझे इस टाइम, जिस दिन मैंने पेपर के सवालात आपका पेपर बनाना है, मैंने ये फिर दोबारा एक दफ़ा गौर से पढ़ना है कि अच्छा इसमें बच्चे को क्या क्या लिखना चाहिए, और वो वही चीज़ें आइडेंटिफाई करूँगा जो आपकी वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपका मिसाल के तौर पे ये लेक्चर है, व्हाट इज़ लेबर लॉ, व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये मैंने जिस दिन पढ़ाया था उस दिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और मैंने इन स्लाइड्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ। और जब मैंने इन स्लाइड्स को एक्सप्लेन किया हुआ तो मैंने उसमें बताया कि जी आपके पास जो ये कलेक्टिव लेबर लॉ है उसमें क्या आएगा, और उसके बाद जो आपका इंडिविजुअल लेबर लॉ क्या आएगा। अब इसमें इंडिविजुअल लेबर लॉ की सिर्फ एक स्लाइड है 16वें नंबर पे, लेकिन कलेक्टिव लेबर लॉ की 15वीं भी है, 14वीं भी है, 13वीं, 12वीं और 11वीं, ये सारी कलेक्टिव लेबर लॉ की हैं। तो आप वो जो लेक्चर आप ओपन करोगे आपको पता चल जाएगा कि पूरा आंसर क्या देना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम वेज, write a short note on living wage, write a short note on working hours, write a short note on health and safety, write a short note on discrimination. Discrimination, अब मुझे याद है जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो मैंने 2 किस्म की डिस्क्रिमिनेशन बताई थी, एक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर इक्वल पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बात की गई है। जब आप लेक्चर ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर में क्या लिखना है। अब आ जाते हैं हम आखिरी इसके सेक्शन पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें पहला सवाल है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये डेफिनेशंस ही हैं ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो आपने लिखनी है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स, ये अगली स्लाइड में आपके पास लिखे हुए हैं। उसके बाद है आपके पास सवाल व्हाट आर 3 की एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फैक्ट्री, ये सामने लिखे हुए हैं, मेथड्स, टूल्स एंड प्रोसीजर्स। एक्सप्लेन, तो फिर आपने ये जो अगले आप आएंगे स्लाइड्स में तो ये हर स्लाइड पे एक ही को एक्सप्लेन किया। मेथड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, टूल्स को यहाँ पे और प्रोसीजर्स को यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर 4 के ऊपर। हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी में जो हमारे पास सवाल हैं, सबसे पहले वो है व्हाट आर द मैनेजमेंट रूल्स इन एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी। ये 1, 2, ये सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रूल्स हैं मैनेजमेंट का एम्प्लॉय सेफ्टी के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है नेम ऑल सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज इन पाकिस्तान। आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं करना। मुझे ये नाम चाहिए यहाँ जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के नाम लिखे हैं। How does government ensure that the above mentioned provision are followed at the workplace?
अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सिर्फ इतना है कि जो गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्टर्स हायर करती है, इंस्पेक्टर्स को सरकारी नौकरियां देती है सेफ्टी के चेकिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये आप पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बेहतर तो ये ज़ुबानी याद करके पूरा पैराग्राफ लिख दें, लेकिन जो चीज़ मैं ढूंढूंगा वो यही ढूंढूंगा कि इंस्पेक्टर की बात की गई और इंस्पेक्टर ने जो टास्क करने हैं गवर्नमेंट के कहने पर वो बात की गई है। इसके बाद डज एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट प्रोवाइड एनी ट्रेनिंग टू द वर्कर रिगार्डिंग वर्क प्लेस एंड सेफ्टी इश्यूज। ये इसका सवाल है जी, अगली स्लाइड पर। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक्सप्लेन रोल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी इश्यूज। पहले आप इसके अंदर ये जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ बस आप यही लिख दें कि सर्टिफिकेशन और जो लाइसेंसिंग है उसका रेगुलेटरी इशू के मुताबिक क्या रोल है। शुड सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर बी हेल्ड लायबल फॉर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। अच्छा, ये पिछले सवाल के अंदर अगर आप लेक्चर खोल के देखेंगे मैंने यहाँ पे एक और बात भी बताई भी है कि जो लाइसेंसिंग है वो स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन है। तो आपको पहले सर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर लाइसेंसिंग को एक्सप्लेन करना है, फिर ये एक्सप्लेन करना है कि जी कौन सा कितना अहम है।
जी स्टूडेंट्स मीटिंग चल रही है, मैं ज़रा इधर ही था लेकिन घर वालों से बात कर रहा था अच्छा जी, जो इस स्लाइड का क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन रोल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट एंड लाइसेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी इशूज। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग की डेफिनेशन है वो है, मैं उसके बाद सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग के अंदर एक कनेक्शन भी है जो इन स्लाइड्स में मेंशन्ड है। मैंने वो, अगर आप लेक्चर देखोगे तो उसमें पॉइंट आउट किया, तो आपको लिखना होगा। अगले सवाल पे आते हैं हम, वो है शुड सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल फॉर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। जो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स हैं उसके लिए लायबल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखो, जो जो जुबानी याद करके लिख देंगे उन्होंने तो अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन अगर किसी से जुबानी याद नहीं होता तो वो मेरी स्लाइड ज़रूर देख ले, जो मेरी वीडियो लेक्चर है। क्यों? क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट अहम है जो बताना ज़रूरी है। अब जिस तरह ये जो सवाल है, इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि जी सॉफ्टवेयर हाउस बनाने वालों को लायबल, सॉफ्टवेयर बनाने वालों को लायबल करार दिया जाए, एक पर्सपेक्टिव ये। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि लायबल ना करार दिया जाए। अब जो अगली स्लाइड्स हैं उसमें करार दिया जाए कि जी ये लायबल होने चाहिए, उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको पहले ये बताना है कि दो पर्सपेक्टिव हैं क्या। उसके बाद आपने जो यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर उनको लायबल करार देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, लेकिन अगर उनको लायबल करार देंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, वो भी इस स्लाइड में लिखा हुआ है। ये लेक्चर के दौरान मैंने बताया था डिटेल में कि जी इनोवेशन खत्म हो जाती है। उसके अलावा लोग जो हैं वो डर के काम करते हैं, कोई भी बंदा फ्रीली काम नहीं कर सकेगा क्योंकि कंटिन्यूस डर की स्टेट रहेगी। तो जो उस कॉन्सेप्ट के अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताए होते हैं। अगर आप स्लाइड वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट वो वीडियो लेक्चर देख के वो जो पॉइंट्स मैं वहाँ बताता हूँ कि ये अहम पॉइंट है वो ज़रूर लिखें। फिर हमारे पास अगला सवाल है जी, डिफाइन रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की, उसके बाद ये आप सिंपल डेफिनेशन ही लिख दें, और वो है भी सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। इस सवाल के अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन ही आएंगी। उसके बाद है एक्सप्लेन 3 पॉसिबल सेफ्टी डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, वो यहाँ पे इसी स्लाइड पे लिखी हुई है। और फाइनली ये हमारे लेक्चर 4 तक क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। अच्छा, अब एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि सर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कितने आएंगे। जो पेपर में क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं कि आपका पेपर अब मिड होता है कि फाइनल अकेला होता है। अगर आपका फाइनल होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कम से कम 12 से 15 सवाल दूँ। और वो 12 से 15 सवाल जो है ना, वो इस तरह नहीं होगा क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15। वो क्वेश्चन ऐसे होगा, क्वेश्चन टोटल 5 होंगे, लेकिन उनके अंदर सब पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन 1 के अंदर 1.a, 1.b, 1.c, लेकिन टोटल क्वेश्चन मैं 12 से 15 के दरमियान दूंगा अगर फाइनल एक ही पेपर हुआ, क्योंकि वो फिर आपका 2 या ढाई घंटे या 3 घंटे का होगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसमें सारी स्लाइड्स के क्वेश्चंस को कवर कर लूँ, सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँ। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अगर मिड हुआ तो मिड वाले सेक्शन तक 1 से लेके 4 तक स्लाइड्स आएंगी, और फाइनल हुआ तो हमारे पास अभी पीछे 3 रह गई हैं, 5, 6, 7, वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो 1 से लेके 7 तक फाइनल में आएंगी। अगर मिड हुआ तो 1 से लेके 4 तक मिड में आएंगी। आप लोगों का क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिड की पॉसिबिलिटी भाई आपको सीआर बता सकता है, या आप लोगों ने सवाल पूछना है हायर मैनेजमेंट से। जो कल जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को सारे तालीमी इदारे खोल देने हैं। अब आपका अगस्त में खुलता है नहीं खुलता, आपका इस महीने क्लासेस खुलती हैं नहीं खुलती, इसका मुझे कोई कंफर्म नहीं है। ये सीआर हायर मैनेजमेंट से पूछेगा। जब लोग सवाल पूछेंगे ना तो ये प्रेशर बिल्ड होता है, और एक फैकल्टी पर्सन से आप लेक्चर का सवाल पूछ सकते हैं।
यानी सर ये लेक्चर के अंदर ये सवाल बता रहे हैं क्योंकि वो मैंने लेक्चर दिया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आप मुझसे पूछेंगे, आपको कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए ये मेरा इख्तियार ही नहीं है मैं आपको कोई जवाब दूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं हूँ। मैं फैकल्टी पर्सन हूँ और मैंने आपको लेक्चर के बारे में जवाब देना है और मैंने लेक्चर के बारे में ही आपको टीच करना है। अब आप सही बंदे से ये सवाल पूछेंगे तो उस पर प्रेशर बिल्ड होगा, वो फिर हायर मैनेजमेंट से पूछेगा। आप शाहजी से कंटिन्यूस पूछें, शाहजी जो है वो एचओडी से पूछते हैं, एचओडी कोई ना कोई जवाब देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैं उनसे ये सवाल पूछने का मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी, और मुझसे जो देखा जाता है वो है कि मेरे कोर्स कंटेंट से रिलेटेड बच्चे सेटिस्फाइड है कि नहीं। मेरा इतना रोल है, मेरा इससे ज़्यादा रोल नहीं है। ये जी सवाल मुझसे पूछा गया, पूरी स्लाइड्स रीड नहीं करनी, ओनली क्वेश्चंस पढ़ लें जो जो पॉइंट आउट किए हैं। हाँ जी जी, मैंने पेपर में जो सवाल पूछने हैं वो मैंने आपको अब बता दिए हैं। ये अब आपकी स्ट्रेटजी है कि आपने कौन सी स्लाइड पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। सर मिड सिलेबस में 4 टॉपिक हैं और फाइनल फर्दर पढ़ेंगे। अगेन अभी तक आपको मैंने लेक्चर 4 तक पढ़ा दिया। मैंने अब लेट सपोज जी कल ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी आपका एग्ज़ाम होना है मिड का, तो मिड तक तो हमने टॉपिक कवर कर लिया है। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आता नोटिफिकेशन, तो आपका कोई ना कोई पेपर तो होना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। हम लेक्चर 5 भी पढ़ेंगे, 6 भी पढ़ेंगे, 7 भी पढ़ेंगे, दरमियान में कोई नोटिफिकेशन आ गया तो देख लेंगे क्या करना है। तब तक हमने 7 स्लाइड्स पूरी करनी है और 7 स्लाइड्स पूरी करने के बाद आपको बता दिया कि अगर मिड उन्होंने कहा कि पहले होगा और फाइनल बाद में होगा, तो मिड का जो आपका सिलेबस है वो 1 से 4 तक का है, और अगर एक ही पेपर होगा फाइनल का तो आपका 1 से लेकर 7 तक है। पेपर के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आपको अगले सेमेस्टर में जाने देंगे। पेपर होगा आपका, ये पेपर के बगैर आपको डिग्री मिल जाएगी, ये मुश्किल है। जी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम लेक्चर 5 शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट अगेन जो मैंने फिर कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं हूँ, मेरे पास ये इख्तियार ही नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई जवाब दूँ। मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि मैं आप लोगों से टॉपिक्स कलेक्ट करूँ और मैं वो फॉरवर्ड कर दूँ उमर सरवर साहब को। अब उमर सरवर साहब ने और डॉक्टर साहब ने या डिसीजन लेना है, जो भी लेना है, तो ये आप मुझसे नहीं पूछेंगे या आप सीआर से बात करेंगे। सीआर जो है वो शाजी से बात करें या सीआर उमर सरवर साहब से बात करें या सीआर एचओडी से बात करें, ये तो उन्होंने उनसे पूछना है। मेरे से आप अभी लेक्चर का सवाल करेंगे। अगर उनकी तरफ से मुझे कोई बात आती है, ऑफिशियल बात आती है कि आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करके वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ। विदाउट नोटिफिकेशन या विदाउट प्रॉपर इंटीमेशन मैं अगर कोई भी बात कहूँगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई स्पेकुलेशन का लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे वज़न नहीं रखता। आपका ये हक है कि आप डिमांड करें कि सर हमें कोई नोटिफिकेशन दिखाएं या हमें कोई या कोई हमें कोई प्रूफ दें कि ये वाकई आप तक बात सही है। ये तो आपको जो भी स्पेकुलेट कर रहा है उससे प्रूफ मांगें कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये बात हुई है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान करे। मुझे बाकी स्टूडेंट्स को, रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नाउम्मीद ना होए। ओके स्टूडेंट्स, अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं लेक्चर 5 पे। अल्लाह हाफिज़।